मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र अध्याय 3 सूत्र 33। घातकी खंड जीव की रचना किस प्रकार है? द्विर्धातकी खंडे घात धातकी खंड नामक दूसरे द्वीप में क्षेत्र, कुलाचल, मेरु, नदी आदि समस्त पदार्थ जम्मू द्वीप से दूने दूने हैं, मीन्स डबल डबल। जम्मू द्वीप को चारों ओर से घिरे हुए लवण समुद्र है, जो जम्मू द्वीप को 2 लाख योजन के विस्तार में घेरे हुए हैं। कितने? 2 लाख योजन के विस्तार में। उसके चारों ओर क्या क्या है? लवण समुद्र है, और जो 2 lakhs जम्मू द्वीप के चारों ओर से घिरे हुए लवण समुद्र है, जो जम्मू द्वीप को 2 लाख योजन के विस्तार से घेरे हैं, और लवण समुद्र को 4 लाख योजन विस्तार से घेरे हुए धातकी खंड नाम का द्वीप है। और इसकी क्या है? ये 4 लाख योजन विस्तार। और धातकी खंड द्वीप में उत्तर व दक्षिण दिशा में एक एक ईश्वाकार पर्वत है। एक एक ईश्वाकार पर्वत है, जो 100 योजन जमीन में इनकी पर्वत की जड़ 100 योजन है, और 400 योजन ऊंचे पर्वत है। इनके हाइट जो है ना 400 योजन ऊंचे। और ये दोनों पर्वत लवण समुद्र से कालोदधी समुद्र तक लंबे हैं। और इन पर्वतों के कारण धातकी खंड के 2 विभाग, पूर्वार्ध धातकी और पश्चिमार्ध धातकी, 2 तरह के विभाजन इसमें हो जाते हैं। और जम्मूद्वीप में क्या है? इसका नाम जम्मूद्वीप क्यों पड़ा? यहाँ एक वृक्ष है, जम्मूद्वीप, जो चूड़ी के आकार का है। नहीं, जम्मूद्वीप थाली के आकार का है, चूड़ी का नहीं। तो जम्मूद्वीप में जामुन का एक पेड़ है, एक पेड़ है, वो क्या है? जामुन का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष। जिस स्थान पे है इस घात की खंड में, उसी स्थान पे धात की धतुरी का पार्थिव विशाल वृक्ष है। जम्मू द्वीप में जो वृक्ष है वो जामुन का वृक्ष है, और इस घात की खंड में उसी स्थान पे घात की धतुरी का पार्थिव विशाल बड़ा सारा वृक्ष है, और इसी कारण द्वीप का नाम धात की खंड है। वो जामुन के वृक्ष के कारण जम्मूद्वीप का नाम जम्मूद्वीप है। और धातकी खंड में धतूरे का जो, जिसको धातकी भी बोलते हैं, उसके कारण उसका नाम धातकी खंड है। और इस द्वीप में जम्मू द्वीप से क्षेत्र, पर्वत, नदियां, तालाब और मेरू सब क्या है? दूने दूने हैं, डबल डबल है। तो आप अब अपने पहले अपन क्या पढ़े थे? जम्मू द्वीप में कितने क्षेत्र है, कितने क्या है, ये डायग्राम से हमने बहुत अच्छे से समझा था कि जम्मू द्वीप में कितने क्षेत्र है, कितने खंड है, कितनी नदी है, कितने तालाब है, कितने पर्वत है। तो इससे दूने दूने की खंड में है। तो इस द्वीप में जम्मू द्वीप से क्षेत्र, पर्वत, नदियां, तालाब सब दूने दूने हैं। तो क्षेत्र कितने हो गए? यस, क्षेत्र हो गए 14। क्यों? क्योंकि जम्मू द्वीप में 7 क्षेत्र थे, और यहाँ 12 कुलाचल, वहाँ 14 नदियां थी, यहाँ 28 नदियां हो गई। वहाँ कितने तालाब थे? यहाँ 12 तालाब हो गए। और मेरु, विजय और अचल मेरु है। कालोधधी समुद्र घात की खंड को चारों ओर से घेरे हुए 8 लाख योजन विस्तार वाला कालोधधी समुद्र है। इन असंख्यात समुद्रों का जल कैसा होगा? आपको जानने का मन करता है? तो लवण समुद्र के जल का स्वाद नमक के समान, नमक को लवण
और वरुणीवर समुद्र के जल का स्वाद मदिरा के समान है। क्षीर समुद्र के जल का स्वाद दूध के समान है। और घृतवर समुद्र के जल का स्वाद घी, घी को घृत कहा जाता है ना। कालोदरी पुष्करवर तथा स्वयंभू रमण समुद्र का स्वाद जल के जैसा है। तो क्या क्या स्वाद मिला? जल का, मदिरा का, घृत का, दुग्ध का, लवण का। और शीश असंख्यात समुद्र के जल का स्वाद इक्षु रस के समान है। इक्षु रस सुनते ही ऐसा ध्यान आता है, आदिनाथ प्रभु ने इक्षु रस का आहार लिया था। लवण समुद्र, कालोदरी समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र में जलचर जीव पाए जाते हैं। और शीश समुद्र जलचर जीवों से रहित होता है। तो स्वयंभू रमण समुद्र में क्या मिला? उसके जल में जलचर जीव मिले। लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र, ये सब समुद्रों में जलचर जीव पाए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जो हमने समुद्रों के वर्णन किए उनमें जलचर जीव नहीं पाए जाते। कालोदरी समुद्र घातकी खंड द्वीप के चारों ओर से 8 लाख योजन के विस्तार में घेरे हुए है। और कालोदरी समुद्र के चारों ओर से घिरे हुए वलय के आकार में 16 लाख योजन के विस्तार वाला एक पुष्कर द्वीप है। 16 लाख योजन वाला। अब लवणादि समुद्र के मत्स्यों की अवगाहना सुनना चाहेंगे? कितनी अवगाहना होती है? अवगाहना जैसे हमारे तीर्थंकर की अवगाहना कितनी होती है? तीर्थंकर की जो हाइट है ना, जिसमें वो मोक्ष को जाते हैं, जिस हाइट में वो बैठे हैं, और जैसे वो मोक्ष चले गए तो ऊपर में जाकर के भी वो उतनी ही हाइट की अवगाहना में रहते हैं, जैसे आदिनाथ प्रभु का 500 धनुष। तो लवण समुद्र नदी गिरने वाला क्षेत्र 9 योजन व मध्य में 18 योजन। लवण सबसे पहले जानेंगे कि जो लवण समुद्र में नदी गिरने वाले क्षेत्र 9 योजन एवं मध्य में 18 योजन। कालोदरी, ये जो कालोदरी है ना, यहाँ पे नदी गिरने वाले 18 योजन और 36 योजन मध्य के। स्वयंभू रमण, स्वयंभू रमण में नदी में गिरने वाले 500 योजन और मध्य में 1000, मध्य वाला डबल। अब पुष्कर द्वीप का वर्णन करते हैं। पुष्करार्ध च, पुष्कर द्वीप के आधे भाग में संपूर्ण रचना घात की खंड द्वीप के समान है। च मतलब वैसा ही जो वर्णन हमने इसके पहले किया था। तो च मतलब वैसा ही वैसा। तो पुष्कर द्वीप में जो भी है वो सारा पुष्कर द्वीप के आधे भाग में संपूर्ण रचना घात की खंड द्वीप के समान है। 16 लाख योजन विस्तार वाला। कितना? 16 लाख, 16 lakhs योजन विस्तार वाले वलयाकार का मानुषोत्तर पर्वत है वहां। और मानुषोत्तर पर्वत की पहले पहले की रचना घात की खंड के समान है। और इस द्वीप में भी अपने परिवारों सहित पार्थिव पुष्कर वृक्ष है। यहाँ पे भी पेड़ है। कौन सा पेड़ है? पुष्कर वृक्ष है, इसलिए इस द्वीप का नाम पुष्कर। चलिए, यहाँ पे जो नाम रखे जा रहे हैं वो सारे नाम वृक्षों के नाम से रखे जा रहे हैं। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, मतलब मानुषोत्तर पर्वत के पहले अर्थात 2.5 द्वीप में ही मनुष्य पाए जाते हैं। 2.5 द्वीप के आगे विद्याधर तथा रिद्धिधारी मुनिराज भी नहीं जा सकते। हम लोग जहाँ नहीं जा सकते वहां विद्याधर,
ये सब सब पहुंच जाते हैं ना, लेकिन इसमें क्या लिखा और क्या हमने समझा कि 2.5 द्वीप के आगे विद्याधर तथा रिद्धिधारी मुनिराज भी नहीं जा सकते। मनुष्य लोक का विस्तार कितना है? 45 लाख योजन का होता है, 45 लाख योजन का, जिसमें कैसा कैसा है? जम्मू द्वीप 1 लाख योजन, जम्मू द्वीप 1 लाख योजन का क्या है? जम्मू द्वीप जहां हम लोग है, तो जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, लवण समुद्र 4 लाख योजन का, ठीक है, और घातकी खंड 8 लाख योजन का। घातकी खंड 8 लाख योजन का, और कालोदधी समुद्र 16 लाख, 16 लाख का कालोदधी। पुष्करार्ध 16 लाख योजन का, और 45 लाख योजन का मनुष्य क्षेत्र है। तो कितना हो गया यहाँ पे? 45 + 1 + 4 + 8 + 16 + 16 + 45, मनुष्य क्षेत्र। सिद्ध शिला तथा सिद्ध लोक भी 45 लाख योजन का होता है। मुक्त जीव की अविग्रह गति होती है। क्या होती है? विग्रह गति नहीं होती, अविग्रह गति होती है। और 45 लाख योजन में से यह जीव जिस क्षेत्र से निर्वाण को प्राप्त होता है क्योंकि मनुष्य का जो कहा गया कि 45 लाख योजन का मनुष्य क्षेत्र है। सीधा ऊर्ध्व लोक में उसी स्थान पे लोक के अग्रभाग में तनुवात वलय में जाकर अनंत काल के लिए विराजमान हो जाएगा। जिसको मुक्ति मिल गई वो ऊर्ध्व लोक में जाके हमेशा के लिए वहां विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, आपने समझा? अभी आप बोलते हो मेरा घर बहुत बड़ा है, कितना? 5,000 स्क्वायर फीट का। अभी आप देखो जम्मू द्वीप कितना है? 1 लाख योजन का। और ये पूरी संरचना देखो कितने कितने योजनों की है। तो हम कहाँ पे है? इतने से भाग में। और उसमें भी कितना डिवाइडेशन। सिद्ध शिला कहाँ है? सरवार सिद्धि विमान के, सरवार सिद्धि विमान के ध्वज खंड से 12 योजन ऊपर जाकर 8वीं पृथ्वी स्थित है। और उसकी मोटाई कितनी है? 8 योजन। यह पृथ्वी पूर्व पश्चिम एक राजू है और 10 दिशाओं में तीनों भात वलय है। इस बीच में चांदी स्वर्ण सदिश अनेक रत्नों के परिपूर्ण ईशत प्रागभार नामक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ईशत प्रागभार। इस बीच में धवल क्षेत्र की सदिश आकार में सुंदर 45 लाख योजन प्रमाण विस्तार युक्त ये क्षेत्र है। और इसके बीच में 8 योजन और चारों ओर घटते घटते 1 अंगुल मात्र है। इसके ऊपर लोक के अंतिम तनुवात वलयों में सिद्धों का आवास है। मानुषोत्तर पर्वत कहाँ है? मनुष्य लोक की सीमा पर स्थित होने से इसका नाम क्या है? मानुषोत्तर पर्वत। और ये मानुषोत्तर पर्वत 1721, ये 1721 योजन ऊंचा। कितना ऊंचा है? 1721 योजन ऊंचा और 430 योजन भूमि के अंदर है। भूमि के अंदर 430 योजन और 1721 योजन ऊंचा मानुषोत्तर पर्वत। मूल में 1022 योजन और मध्य में 723 योजन, ऊपर 424 योजन विस्तार वाला। मूल में 1022।
मानुषोत्तर पर्वत पर चारों दिशाओं में क्या है? चैत्यालय। चारों दिशा में 4 चैत्यालय है। और उसके बाहर में मनुष्य किस अवस्था में पाए जाते हैं, ये सुनिए आप। केवली समुद्घात के समय। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर के जीव मनुष्य लोक में उत्पन्न होने के पूर्व मारणांतिक समुद्घात के समय जो मनुष्य गति में उत्पन्न होने वाला है, उसका मनुष्य लोक में उत्पन्न होने के पूर्व इस क्षेत्र में अस्तित्व देखा जाता है। अब मनुष्यों के भेद पढ़ते हैं हम लोग कि मनुष्यों के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बोलोगे मनुष्यों में क्या भेद है, सब तो एक जैसे लगते हैं। जैसे आप जू जाते हो तो वहां आपको अलग अलग आकार के पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पे आप आइए, आर्य मलेच्छाश्च। मतलब मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक आर्य और दूसरे मलेच्छ। जो गुण से सहित हो अथवा जो बहुत गुणवान है, जिनकी सेवा करे, उन्हें आर्य हम कहते हैं। जो गुण से सहित हो अथवा गुणवान पुरुष जिनकी सेवा करे, उन्हें आर्य कहते हैं। मनुष्य कितने प्रकार के? मनुष्य 2 प्रकार के, एक आर्य मनुष्य और दूसरा मलेच्छ मनुष्य। तो आर्य कौन है? जो गुण से सहित हो और जिनकी गुणवान सेवा करते हैं, वह हुए आर्य। लेकिन मलेच्छ किसे कहते हैं? इससे विपरीत, जो गुण कर्म से हीन हो, जिनमें गुण नहीं पाए जाते, आचार विचार से भ्रष्ट तथा धर्म कर्म से रहित, वो धर्म नहीं करते, कर्म नहीं करते, उनका आचार आचरण नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? मलेच्छ। जब आपके घर में बच्चे बहुत गंदे गंदे दिखते हैं, नहाते नहीं है, तो बोलते ये मलेच्छ है क्या? बोलते हैं ना। तो मलेच्छ है। मलेच्छ वाले मनुष्य न नहाते हैं, न धोते हैं, न विचार करते हैं, न आचरण है। अब आर्य मनुष्य में भी आप आ जाइए, वो भी 2 प्रकार के। अब आप बोलोगे क्या क्या सुना रहे हो? तो आर्य मनुष्य 2 प्रकार के कौन से होते? एक रिद्धि प्राप्त आर्य और एक रिद्धि रहित आर्य। 8 प्रकार की रिद्धियों में से जो किसी एक रिद्धि के भी धारी हैं, उन्हें रिद्धि प्राप्त आर्य कहते हैं। और बिना रिद्धि वाले आर्य 5 प्रकार के होते हैं। अब इनके भी प्रकार, अब लोग ये कितना प्रकार बता रहे हैं? पहले तो आपने बता दिया मनुष्य 2 प्रकार के, एक आर्य एक मलेच्छ। अब आर्य और मलेच्छ क्या होते हैं? गुण सहित और गुण रहित होते हैं। फिर आर्य में भी 2 प्रकार बता दिए, एक रिद्धि वाले और एक बिना रिद्धि वाले। अब बिना रिद्धि वाले वो भी 5 प्रकार के होते हैं, क्षेत्र आर्य, चारित्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य और दर्शन आर्य। ये 5 प्रकार की। अब आप बोलोगे कि अब आप इसको भी एक्सप्लेन कर दो। जब इतना एक्सप्लेन किया है कि ये क्षेत्र आर्य क्या होता है? कौशल, काशी, अवंती, अंग, बंग, तिलंग, गुजरात, सौराष्ट्र, मारवाड़, कश्मीर आदि देशों में उत्पन्न होने वाले मानव क्षेत्र आर्य कहलाते हैं। जाति आर्य किसे कहते हैं? इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश। मैंने सूर्यवंशी कोई पिक्चर का नाम नहीं कहा। इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश, सोमवंश, कुरुवंश, हरिवंश, नाथवंश, उग्रवंश, ये सब वंशों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य जाति आर्य कहलाते हैं। अब आ जाओ दर्शन आर्य। सम्यक दर्शन युक्त मनुष्य दर्शन आर्य कहलाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को दर्शन आर्य कहते हैं। चारित्र आर्य व्रत सहित सम्यक दृष्टि, जिनके व्रत भी है और वह सम्यक दृष्टि है। तो व्रत सहित सम्यक दृष्टि चारित्र आर्य है। जो चारित्र आर्य होते हैं वे दर्शन आर्य भी होते हैं, क्योंकि उनको सम्यक दर्शन भी है, इसीलिए। कर्म आर्य किसे कहते हैं?
अब कर्मार्य के भी 3 प्रकार है, सावध्य कर्मार्य और अल्प सावध्य कर्म आर्य और असावध्य कर्म आर्य। अब इनका भी टाइप्स आप सुन लो कि सावध्य कर्म आर्य के भी 6 भेद है, असी, मसी, कृषि, जो हमारे पहले तीर्थंकर वृषभ देव जी ने जिनको आदेश दिया था, सारी प्रजा को उपदेश दिया था, कल्प वृक्ष गौन हो गए, 10 कल्प वृक्ष जो मांगते थे। अभी आपके चौरंगी मंदिर में जैसे ही निकलते हैं तो क्या दिखता है, गली के बाहर स्टेट बैंक है, वहां पे स्टेट बैंक नहीं, वहां पे एक कल्प वृक्ष हुआ करता था पहले, जिससे आप कुछ भी मांगो, गले का हार मांगो तो हार मिलेगा, कपड़े मांगो तो वस्त्रांग, वस्त्र मांगो वस्त्रांग मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, असी मसी कृषि, तो सावध्य कर्मार्य के 6 भेद, अशी कर्मार्य तलवार धनुष आदि शस्त्र विद्या में निपुण अशी कर्मार्य है, जिनको तलवार चलानी हो, जिनको धनुष चलाना आता हो, जैसे अर्जुन, ये पांचों पांडव जो थे, एक एक कला में एक एक पांडव बहुत अच्छे से निपुण थे। अर्जुन किस कला में निपुण था, धनुष चलाने में, और तलवार धनुष आदि शस्त्र विद्या में निपुण असी कर्म है। मशी कर्म क्या है, द्रव्य के आय व्यय के हिसाब लेखन में कुशल मानव, आजकल उसे बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आय व्यय के हिसाब को रखने में कुशल होता है वह, उसे मशी कर्म कहते हैं, मशी कर्म आय। खेती करने वाले किसान को कृषि कर्म आर्य कहते हैं। और चित्र लेखन गणित आदि पुरुष की 72 तथा स्त्री की 64 कला में निपुण स्त्री पुरुष विद्या कर्म आर्य कहलाते हैं। धोबी, नाई, लोहार, कुंभकार, स्वर्णकार आदि शिल्प कर्म आर्य कहलाते हैं। और जो आप चावल, गेहूं, सोना, चांदी, कपड़ा इनका व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन है जो, उसे वणिक कर्म आर्य कहते हैं। तो असी मसी कृषि विद्या शिल्प और वणिक समझ में आ गया। असी वो तलवार धनुष ये सब चलाना, मसी मतलब आय व्यय का हिसाब रखना, कृषि मतलब खेती करना, और विद्या कर्म चित्र लेखन गणित आदि, और शिल्प कर्म धोबी, नाई, कुम्हार, लोहार, वणिक में चावल गेहूं इनका व्यापार करना। अब ये हो गए सावध्य कर्म आर्य के भेद। अब जानना है अल्प सावध्य कर्म आर्य के भेद। तो पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक अल्प सावध्य कर्म आर्य है। अब पंचम गुण स्थान में कौन कौन होता है, जितने भी वस्त्रधारी त्यागी व्रती है, जैसे कि माता जी, छुलक जी, चुलिकाइन जी, ये सब पांचवें गुण स्थान वर्ती हैं। और जो ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने नियम ले लिया, प्रतिमाधारी है, वो सब इसमें आ जाते हैं। असावध्य आर्य कर्म क्षय करने में उद्यम महाव्रती मुनिराज असावध्य आर्य है। महाव्रत, ये प्रतिमाधारी तो अणुव्रतधारी होते, छोटे से व्रत को धारण करते हैं, और मुनिराज अणुव्रत नहीं महाव्रत के धारी होते हैं, तो वे असावध्य आर्य कहलाते हैं। मलेक्ष, अब हम इसके प्रकार समझ लिए, रिद्धि रहित आर्य के ये सारे प्रकार थे, और ये आर्य मनुष्य के प्रकार थे। अब मलेक्ष कितने प्रकार के होते हैं, आर्य क्या आपने जान लिया, पहले मनुष्य दो, आर्य और मलेक्ष, फिर आर्य के प्रकार रिद्धि प्राप्त और रिद्धि बिना। अब जो रिद्धि रहित है उसकी 5 प्रकार, क्षेत्र, चारित्र, जाति, कर्म और दर्शन। क्षेत्र तो क्षेत्र के हिसाब से गुजरात, महाराष्ट्र, कश्मीर, और जाति आर्य आपने चांकू वंश है, कुरु वंश है। दर्शन आर्य समझ लिया आपने, सम्यक दर्शन वाला, और चारित्र आर्य व्रत सहित वाला, कर्म आर्य, सावध्य, अल्प सावध्य, असावध्य। सावध्य सीमसी कृषि, विद्या स्वल्प वणिक, और अल्प सावध्य पंचम गुण स्थान वर्ती, और असावध्य आर्य कर्म क्षय करने वाले महाव्रती। ये क्लियर हो गया आर्य का
समझ में आ गया आपको? सभी को सादर जय जिनेन्द्र।